हेलो 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 माइक टेस्टिंग हेलो। क्या फेल हो गई? 3 नंबर फेल हो गई? कौन सब्जेक्ट में? थ्योरी में? पढ़वे नहीं करेगी तो फेल नहीं होगी। ये दुन्नू दुन्नू रे। तुम पास है? ई फेल है? क्या चीज में फेल है ई? दुन्नू? अरे दुन्नू फेल है। तो अरे ई हम पास हैं, झूठ काहे बोल रही? पास है। ई फेल है। अरे तो फेल हो गई तो फिर देना। बियाहो करेगी या सब्जेक्टो पास होगी, दोनों कैसे होगा? बेटी पे बोलती है, कर कुछ नहीं सकती है। तेरा ई बुड़बक नजर आ रही है। अरे अब शादी। अब बेचारी फेल हो गई, अपने रो रही है वो। रोना नहीं, हाँ बाबू। रोना नहीं। अच्छा पास हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना, फिर परीक्षा देंगे। 2 महीना में फिर हो जाएगा। मैं तो पास हूँ। शिवानी राणा कह रही है मैं तो पास हूँ। 98 मार्क्स है। अब देखिए सर, ऐसा है, हम भी फेल हुए थे। हम जब देते थे ना, पढ़ते थे तो हमको। लेकिन बाबू इलेक्ट्रीशियन में पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा नंबर हमारा था। इलेक्ट्रीशियन में पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा नंबर हमारा था। मतलब इससे ज्यादा ग्रेड ही नहीं होता था जितना ग्रेड हमको मिला था। और एक्स्ट्रा आउटस्टैंडिंग ग्रेड था हमको कॉलेज में जब हम पढ़ते थे इंजीनियरिंग में। लेकिन यहाँ क्या होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हम भी एक सब्जेक्ट में एक बार फेल हो गए थे। हम नहीं, पूरा कॉलेज फेल था। 3 गो या 4 गो लड़का पास था। वो कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट था, रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसलिए हम लोग फेल हो गए थे कि जो टीचर पढ़ाया था ना, वो टीचर जब टीचरे गलत पढ़ा रहा था। मतलब टीचर जो पढ़ाया था सब्जेक्ट को, तो वो प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट था और वो टीचर को खुद नॉलेज नहीं था। और उस टीचर के टीचर, सब्जेक्ट के टीचर मिलते नहीं है। थे तो एक दो टीचर ही थे, उसमें से वो को रख लिया गया था, तो वो हमको जो पढ़ाएगा वही ना हम पढ़ेंगे। वो पढ़ाता था और पढ़ाता था सब कुछ उल्टा पुल्टा, वो पढ़ा दिया, उल्टा पुल्टा पढ़ा दिया, हम लोग भी उल्टा पुल्टा जाके लिख दिए। और लिख दिए, सब के सब फेल हो गए। एक आध को जो पास हुआ वो समझो बस पास हो गया। तो मामला गड़बड़ा गया था उसमें। तो पास फेल बहुत बड़ा इशू नहीं है, फिर आप 2 महीने के बाद दे दीजिएगा, अभी तो पढ़िए रहे हैं ना। 2 महीने के बाद दे दीजिएगा, पास हो जाइएगा। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हेलो। फेल तो इहो है, ये बोल नहीं रही। कल हमको तुम दिखा के लाना। आप लोग दिए हैं क्या कोई इस बार? पास है कि फेल है? कि फेल है? क्या सब्जेक्ट में फेल है? एग्जाम में नहीं दिया? -1 -1 नंबर?
फिर होगा कि ना? अच्छा कोई बात नहीं, जो हो गया उस पर मिट्टी डालो। हाँ, वैकेंसी अभी नहीं आएगा, अभी मार्च अप्रैल वैकेंसी आएगा, अगस्त में वैकेंसी आएगा मेरे दोस्त, अगस्त में। हाँ, अपेंडिक्स नहीं होता है, अप्रेंटिस होता है। अपेंडिक्स तो पेट में होता है रे छोटा। ये अपेंडिक्स करेगा ये। देखो, यहां से हम चलें सर, इस कंप्लीट। हाँ, वो अलग से समझा देंगे, उसका कोई काम नहीं है वैसे, फिर भी एक बार देख लेंगे। कहता है थ्री फेज आपूर्ति प्रणाली में ये सर जितना है ये सब इंपॉर्टेंट है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के सभी बिंदु इंपॉर्टेंट है, कुछ इसमें याद करने वाला है, कुछ समझने वाला है। थ्री फेज आपूर्ति यानी अगर थ्री फेज की आपूर्ति आप अपने घर में करते हैं, प्रणाली में यदि परिपथ संतुलित हो तो न्यूनतम 1 वाट मीटर द्वारा शक्ति की गणना की जाती है। कितना वाट मीटर द्वारा? 1 वाट मीटर द्वारा शक्ति की गणना की जाती है, अगर बैलेंस हो तो। अगर आपको एकदम कंप्लीट तीनों फेज आपस में बैलेंस हो, जितना जितना होना चाहिए उतना उतना होगा, तो एक एक वाट मीटर से आप शक्ति की गणना कर सकते हैं। कहता थ्री फेज आपूर्ति प्रणाली में यदि परिपथ असंतुलित हो तब 2 वाट मीटर की जरूरत होगी। कितना? तो कुल शक्ति का मान ज्ञात करने के लिए कितने वाट मीटर की जरूरत है? 2 वाट मीटर। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक बताओ कितना? बताए थे, याद होगा शायद। कॉस फाइव इज इक्वल टू, कॉस फाइव इज इक्वल टू चला क्या होता है? आर बटा जेड। और शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ अगर होगा तो जेड बराबर हो जाएगा आर ना, बोलिए। तो भैया इसका मान हो जाएगा आर बटा आर इज इक्वल टू कितना? 1। सही है ना? प्रेरण भार जोड़ने पर देखो, हम बोले थे कि अगर प्रेरण भार मतलब इंडक्टर ना हो, इंडक्टर अगर जोड़िएगा, क्या जोड़िएगा? इंडक्टर जोड़िएगा तो पावर क्या करेगा? लैग करेगा। कहते हैं आ, 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 हम लोग चला 48 को पेपर हम लोग पूरा दिए थे इंजीनियरिंग में, 48 को पेपर में एक को पेपर में फेल हुए थे मात्र, हमको याद है। हम क्या पूरे कॉलेज में अब चला गलते पढ़ेबे करेगा मास्टर, हम तेरा सब चीज गलते पढ़ा दें, तू कैसे पास करेगा? नहीं कर सकता है। और नोट्सो छोटा सब गलती लिखा था। ये कैसे पता चला? जब एग्जाम हो गया हम लोग फेल हो गए तो कॉपी मंगवाए, कॉपी मंगवाने का 300 रुपया का फॉर्म लगता था, 300 रुपया में कॉपी मंगवाए, तब पता चला जब दिखवाई दूसरे दूसरे टीचर को, तो बोला ये तो थ्योरी गलत पढ़ाया हुआ, कैसे बच्चा पास करेगा? आप एक इंजीनियर को 48 को पेपर पास करना होता है अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए, 48 पेपर्स, तब जाके आप एक इंजीनियर बन पाते हैं। इतना आसान नहीं होता है, लोग कहने के लिए कह देता है कि ढेपा मारोगे तो इंजीनियरिंग को लगेगा, ठीक ना? जबकि रियल फैक्ट ये है कि इंजीनियरिंग जो है ना फट जाती है करने में, अगर आप रियल में कर रहे हैं तो। अगर रियल में इंजीनियरिंग कीजिएगा तो अभी भी इंडिया में सबसे अच्छी डिग्री एमबीबीएस और इंजीनियरिंग। अगर आप ग्रेजुएशन सोच के करते हो, आप ये सोच के करते हो कि नहीं हमको पैसा कमाएंगे कि नहीं, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। पैसा तो सर आप एक कामयाब इंसान बनिए, पैसा कमा लीजिएगा अपने आप। अगर हम इंजीनियरिंग किए तो हम क्या जॉब कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं कमा रहे हैं क्या? एकदम कमा रहे हैं। तो ये डिफरेंस क्रिएट होता है। कहते हैं सर गौर फरमाइएगा कि प्रेरक भार जोड़ने पर शक्ति गुणांक पश्चगामी होता है और संधारित्र जोड़ने पर, याद कीजिए, आप कहिएगा सर कैसे? हम आपको बोले थे कि कैपेसिटर वोल्टेज को कंट्रोल करता है, ये पावर फैक्टर को लीड करवाता है कि लैग करवाता है? पावर फैक्टर को। अरे छोटा, वोल्टेज को लैग करता है। अब वोल्टेज को लैग करता है, बोलो ने, पावर फैक्टर लीड होता है। याद कीजिए सर, एक्सएल इज लेस देन एक्सी, यानी एक्सी अगर बड़ा होता था तो पावर फैक्टर लीडिंग होता था, बोलिए। और अगर एक्सएल छोटा होता था, बड़ा होता था, और एक्सी छोटा होता था, तब पावर फैक्टर क्या होता था? लैगिंग होता था, याद है? तो कहते हैं संधारित्र भार जोड़ने पर शक्ति गुणांक अग्रगामी की पश्चगामी, लीडिंग की लैगिंग?
अब कहता है प्रतिबाधा और प्रतिरोध, प्रतिबाधा और प्रतिरोध। अभी बाबू वैकेंसी नहीं आएगा इसलिए तुमको टेंशन नहीं लेना, अगस्त में वैकेंसी आएगा। प्रतिबाधा और प्रतिरोध का अनुपात शक्ति गुणक कहलाता है। देखिए सही है सर, cos फाइ इज इक्वल टू आर बटा जेड। देखिए तो सर प्रतिरोध और प्रतिबाधा, ये दोनों का जो अनुपात होता है ये क्या कहलाता है? पावर फैक्टर। क्या कहलाता है? पावर फैक्टर कहलाता है। द्विधात्विक पट्टी देखो चला, ये द्विधात्विक पट्टी क्या होता है? कभी आप इलेक्ट्रिक आयरन यूज किए हैं? इलेक्ट्रिक आयरन में ऑटो कट जानते हैं? ऑटो कट होता है, उसमें दो बाईमेटलिक स्ट्रिप लगा होता है। वो गर्म होगा ना, दोनों धातु की पट्टी जैसे गर्म होगा ऐसे हट जाएगा, फिर ठंडा होगा सट जाएगा। इसको हम द्विधात्विक पट्टी कहते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन में ऑटो कट के लिए जिम्मेवार होती है। किसके लिए जिम्मेवार होती है? किसके लिए? कहता है द्विधात्विक पट्टी द्वारा विद्युत स्त्री का तापमान नियंत्रित किया जाता है। इसी में लिख लो, द्विधात्विक मतलब बाईमेटलिक स्ट्रिप, मतलब दो धातु की पट्टी। अब सर देखिए इसी में लिख लो, इलेक्ट्रिक आयरन में ऑप्टो कट के लिए भी द्विधात्विक पट्टी का प्रयोग किया जाता है। रो रही है क्या रे? सर्दी हो गया है देखना। इलेक्ट्रिक आयरन में ऑटो कट के लिए स्टेपलाइजर का प्रयोग किया जाता है, सॉरी द्विधात्विक पट्टी का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक आयरन में ऑटो कट के लिए, इलेक्ट्रिक आयरन में ऑटो कट के लिए द्विधात्विक पट्टी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बताइए सर, अगर तीन फेज का सिस्टम है, तीन फेज का सिस्टम है, तीन फेज का सिस्टम है, तो हम बोले थे अभी आपको संतुलित अगर है तो कितने वाट मीटर की जरूरत है? 1 वाट मीटर की, बोलन रे। और अगर असंतुलित है तब? असंतुलित है तो 2। इसका मतलब अगर संतुलित और असंतुलित के केस में मिनिमम कितना वाट मीटर चाहिए? 2। कितना? 2 तो चाहिए ही चाहिए, तो दोनों में नपा जाएगा, संतुलित में भी शक्ति नाप लेंगे और असंतुलित। कितने वाट मीटर? कहते हैं थ्री फेज प्रणाली, ये तो बता दिया चला, RYB। थ्री फेज सप्लाई का फेज अनुक्रम इंडिकेटर द्वारा निर्धारित किया जाता है। बहुफेजिया मोटर सेल्फ स्टार्ट होता है कि स्टार्ट करना होता है? सिंगल फेज अल्टरनेटर की तुलना में थ्री फेज अल्टरनेटर का तुल्यकालन मतलब जोड़ना सरल है कि कठिन है? थ्री फेज मोटर की तुलना में सिंगल फेज मोटर का शक्ति गुणांक किसका? सिंगल का कम होता है कि थ्री का कम? सिंगल का कम होता है। वेरी गुड। वन सिंगल फेज संचारण प्रणाली की तुलना में थ्री फेज संचारण प्रणाली अधिक निर्भर योग्य होती है तथा थ्री फेज संचारण प्रणाली में तांबा क्षति का मान क्या होता है? क्लियर? एक फेज भी इतना बड़ा होता है, थ्री फेज इससे छोटा थोड़ा ही बड़ा होता है, तो उसमें कॉपर लॉस हमारा क्या होगा? कम होगा। स्टार कनेक्शन में तीनों स्टार के मिलने पर स्टार कनेक्शन होगा, इसमें चला तीनों तार जहां मिलेगा, तीनों तार जहां मिलेगा वहीं से न्यूट्रल निकलेगा। इसको हम थ्री फेज 4 वायर सिस्टम कहते हैं। सही है ना? और न्यूट्रल से कोई करंट नहीं होता। दो प्रत्यावर्ती परिमाण सदिश विधि से जोड़े जाते हैं। दो अल्टरनेटिंग करंट को अगर आप जोड़ते हैं तो किस विधि द्वारा जोड़ते हैं? सदिश विधि। एक अल्टरनेटिंग मान लो ACI1 है और दूसरा ACI2 है, उसको जब भी जोड़ेंगे किस विधि द्वारा? अब कहता है एक आदर्श धारा स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है और चालकता क्या होती है? शून्य। एक बात बताइए, एक आदर्श धारा स्रोत है, उसका आंतरिक प्रतिरोध अगर अनंत हो जाएगा, I बराबर V बाय R होता है, और ये V बाय इन्फानाइट हो जाएगा, तो एनीथिंग बाय इन्फानाइट इज इक्वल टू 0 न रे। एक आदर्श धारा स्रोत का प्रतिरोध अनंत होता है और धारा कितना हो जाएगा? 0। बोलन रे। अब प्रतिरोध अगर अनंत होता है तो चालकता शून्य होगा।
क्योंकि चालकता बराबर 1 बाय प्रतिरोध न हो, चालकता बराबर 1 बाय प्रतिरोध, ये अनंत हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। कहता है एक आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध और आंतरिक चालकता 0, एक आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 0 तथा आंतरिक चालकता अनंत। बता, अगर इसका एक आदर्श वोल्टेज स्रोत अगर ये अनंत होगा तो ये 0 होगा, ये 0 होगा तो क्या होगा, गौर फरमाइएगा। हाँ जी, आदर्श मतलब आइडियल, जिसका कोई विरोध ना करता हो, आदर्श मतलब आइडियल। डीसी सर्किट के सभी नियम एसी सर्किट के लिए लागू होता है जब एसी सर्किट में केवल क्या होता है, प्रतिरोध। एसी का जितना भी नियम है वो डीसी के लिए लागू होगा, कंडीशन सप्लाई, केवल प्रतिरोध होगा तब, यानी कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में लागू नहीं होगा। ठीक है, आपको कभी कभी क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए जो पावर हम लोग निकालते हैं वो पावर केवल प्रतिरोध से निकलता है, इंडक्टेंस और रिएक्टेंस से भी निकलता है? केवल प्रतिरोध से निकलता है। पावर केवल किससे निकलता है, प्रतिरोध से निकलता है, न कि इंडक्टर और कैपेसिटर से। आपको क्वेश्चन पूछेगा बताइए एसी के सभी नियम डीसी पर लागू होंगे कब, जब केवल प्रतिरोध होगा, जब केवल क्या होगा, प्रतिरोध। इसलिए चला कि प्रतिरोध जो है वो एसी डीसी दोनों के लिए होता है, और प्रतिरोध एसी डीसी दोनों के लिए होता है। जबकि अगर हम इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें या कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें तो ये केवल और केवल एसी के लिए होता है। लिख लीजिए इसको। हो गया? कौन सा, ये वाला? सर देखिए, प्रतिरोध के लिए हम लोग एसी डीसी में सेम रूल लगाते हैं, जबकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस केवल एसी के लिए होता है, ये डीसी के लिए होता ही नहीं। ठीक है, इसीलिए आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि एसी और डीसी के सभी रूल समान होंगे किस केस में, केवल प्रतिरोध के केस में। एक चीज और हम आपको बताए थे, याद कीजिएगा, कि अगर 3 फेज सिस्टम हो तो तीनों फेज एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर होंगे, याद है? तो बताइए, तो 360/3 कर दीजिएगा तो 12 या 36 120 हो जाएगा। तो फॉर्मूला हम कह सकते हैं 360 फेजों की संख्या, बोलन रे। लेकिन ये 2 फेज में लागू नहीं होता है, बाकी सब में होता है, 3 4 5 6 में लागू होता है। 2 फेज के लिए 90 डिग्री होता है, याद कीजिए, हम बताए थे आपको। कहता विद्युतीय विस्थापन जो होता है वो 2 फेज के लिए कितना, 90 डिग्री। लेकिन 3 फेज 4 फेज 5 फेज के लिए निकालना हो 360 विद्युतीय अंश फेजों की। क्लियर? हाँ, प्रतिरोध के केस में खाली, हाँ दोनों सेम रहे। अब कहता है सर, अगर मान लीजिए कि फेज क्रम तो आपको हम बताएं RYB होता है, अगर आप BRY कर देते हैं, मतलब पलटी मार देते हैं, तब मोटर की घूर्णन बदल जाएगी। हम आपको पहले भी बोले हैं सर, फेज अगर चेंज कर दीजिएगा तो उल्टा घूमेगा, क्या होगा? तो वही बात यहां लिखल है, कहते हैं किसी भी 3 फेजी मोटर के 2 फेजों को परस्पर बदलने पर उसके घूमने की दिशा बदल जाती है। यदि 3 फेज प्रेरण मोटर RYB फेज अनुक्रम में जुड़ा है, इसको RBY कर दिए, कोई दूगो कर दिया जाए, तो मोटर की घूमने की दिशा क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी? अब कहता है नोट, बताओ दोलित्र की परिपथ की आवृत्ति, फॉर्मूला पढ़ाए हम पीछे, 1/2 पाई अंडर रूट LC।
एसी के लिए संधारित्र द्वारा किए जाने वाले विरोध को हम क्या कहते हैं बताओ? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बोलो। इंडक्टर के द्वारा जो विरोध होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। याद है आपको? एक संधारित्र में पावर फैक्टर का मान हमेशा कितना होता है? शून्य लीडिंग होता है। शून्य से लीडिंग होगा कि लैगिंग होगा? कैपेसिटर जब भी होगा लीडिंग होगा, इंडक्टर जब भी होगा लैगिंग होगा। अब तो यहां से आपका क्वेश्चन है, लेकिन एक वो जो टॉपिक है उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन तो सर आप बनाइएगा और खट खट बनेगा, यही था ना? 3 फेज परिपथ का शक्ति का मापन, ये चला आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। 1 वाट मीटर शक्ति का मापन यदि 3 फेज 4 वायर, 3 फेज कितना वायर? तो बताओ ये स्टार होगा कि डेल्टा होगा? वेरी गुड। प्रणाली में संतुलित लोड की शक्ति ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो P बराबर 3 इंटू WP होता है। cos फाई बराबर फॉर्मूला इसका अलग से होता है P बटा √3 VL इंटू IL। अगर 2 वाट मीटर का शक्ति का मापन कीजिएगा तो इसको जोड़ देते हैं W1 प्लस W। यदि प्रणाली संतुलित तथा असंतुलित प्रकार के लोड की शक्ति मापने में प्रयोग करते हैं तो 2 वाट मीटर में दोनों को आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इसकी शुद्धता कितना सेकंड होती है? 0.5 सेकंड। बस इस सब का यूज नहीं। 3 फेज वाट मीटर की शक्ति इस प्रणाली में भी संतुलित तथा असंतुलित दोनों प्रकार की लोड में शक्ति मापने का प्रयोग करते हैं। इसकी शुद्धता कितना सेकंड होती है? 3 को है तो W1 प्लस W2 प्लस W3 होती। लेकिन सर यहां से जो हम तुमको पढ़ाए हैं ये जहर है। 2 से 3 ये पूरे चैप्टर से 5 क्वेश्चन फिक्स है और कंप्लीट मैथ है। हम तुमको जो जो पढ़ाए हैं अगर तुमको हम याद दिलाएंगे तो 5 मिनट में हम रिवीजन करवा देंगे और तुमको याद हो जाएगा, तुमको याद होगा। अगर हम चला ऐसा परिपथ होगा तो ये केवल रेजिस्टेंस है, इसमें रेजिस्टेंस है तो I इज इक्वल टू V बाई R। बोलिए, इज दैट क्लियर? और अगर ऐसा होगा चला तो ये एक्सेल इसका विरोध होगा और एक्सेल बराबर 2 पाई FL होगा और I बराबर V बाय एक्सेल होगा। बोल हाँ या ना? और अगर मेरे दोस्त कैपेसिटर होगा तो कुछ ऐसा होगा, XC होगा, XC बराबर 1/2 पाई FC होगा। यहां बराबर I बराबर V बाय XC होगा। I हो जाएगा 1/2 पाई FC। बोलो हाँ या ना? अगर तीनों रहेगा तो Z का मान हो जाएगा √R² प्लस XL² माइनस XC²। अगर रेजोनेंस का केस होगा तो XL इज इक्वल टू XC हो जाएगा और यहां से Z बराबर क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। याद है? अगर रेजोनेंस का केस होगा तो XL इज इक्वल टू 2 पाई FL होगा और XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC होगा। बोलिए हाँ या ना? और ई दोनों को जब आपस में बराबर कर देंगे तो F का मान नहीं निकल जाएगा। अब वो जो F निकल कर आएगा वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा। बोलिए। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया कि XC अगर ग्रेटर देन XL होगा लीडिंग की लैगिंग, और अगर XC लेस देन XL होगा लैगिंग, और R अगर होगा तो ना लीडिंग ना लैगिंग। और AC के सभी रूल DC पर मान्य होते हैं जब केवल क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। सही है? इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अगर 3 फेज मोटर में कनेक्शन को बदल देंगे तो गति बदल जाएगी। सिंगल फेज की तुलना में 3 फेज हमारे लिए ज्यादा लाभदायक है। 3 फेज में कॉपर लॉस कम होगा, 3 फेज का पावर फैक्टर ज्यादा होगा। बोलिए, फेज क्रम RYB होगा। बोलिए, RBY कर देंगे तो गति क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यही मामला है सर। और उसके बाद हम आपको पढ़ाए हैं कि पावर फैक्टर cos फाई इज इक्वल टू R/Z ना हो। बोलिए, आज जो काम चालकता का होता है वो काम यहाँ प्रवेश्यता का होता है। आज जो काम वहां रिएक्टेंस का उल्टा होता है चला अनुकार्यता, सस्पेटेंस। यही ना पढ़ाए हैं। और V बराबर है तुमको, V बराबर Vmax sin ओमेगा t। याद है? और I बराबर Imax sin ओमेगा t। इज दैट क्लियर? और सर हम आपको ये भी पढ़ाए हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन। स्टार छोटा के छोटा
छोटा के छोटा, छोटा मतलब आई फेज इज इक्वल टू आई एल, छोटा के छोटा छोटा। अब तो चारों रगड़ देगा, यहां हो जाएगा भी फेज बराबर बी एल, और यहां हो जाएगा आई फेज बराबर आई एल, और यहां भी फेज बराबर भी एल बटा √3। एनी डाउट? क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सर आभासी शक्ति, वास्तविक शक्ति और प्रतिकारक शक्ति। आभासी शक्ति का फॉर्मूला हमने पढ़ा है सर P बराबर वी आई, याद है? और उसके बाद हमने पढ़ा है वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति पढ़ा है P बराबर वी आई कॉस फाई, और उसके बाद हमने पढ़ा है प्रतिकारक शक्ति। प्रतिकारक शक्ति P बराबर हमने पढ़ा है वी आई साइन फाई, याद है? अब वी आई कॉस फाई यानी वास्तविक शक्ति बट्टा आभासी शक्ति इज इक्वल टू पावर फैक्टर, याद है? उसके बाद हम लोगों ने सर इसके वो को देखा था, यहां पर अगर हम लाएंगे तो ये होगा हमारा आभासी शक्ति, ये वास्तविक शक्ति, प्रतिकारक। बोलो रे, जना देखो तो चैन मुझे आता नहीं। बताओ, शुद्ध प्रतिरोधक, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ हो सकता है, लेकिन धारिता अगर रहेगा तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कभी संभव नहीं, क्योंकि उसमें जो तार होगा वो प्रतिरोध उसमें होवे करेगा। एक होता है लीडिंग, एक होता है लैगिंग। बोलो, लीडिंग मतलब आगे बढ़ना, लैगिंग मतलब पीछे जाना। एक होता है इन फेज, एक होता है आउट ऑफ फेज। बताओ तो चला, ये ऐसा अगर है, ये अगर ऐसा है तो इन फेज है क्या आउट ऑफ फेज है? इन फेज ना है। और ये अगर ऐसा है और ये अगर ऐसा है तो क्या है? आउट ऑफ फेज। सही है। और उसके बाद आपको हम वर्ग माध्य मूल मान पढ़ाए। शिखर मान मतलब महत्तम मान न हो, तत्कालिक मान मतलब उस समय पर का मान। बोलिए, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर। एसी जिसका समय दिशा और परिमाण समय के साथ बदलता हो, डीसी जिसका दिशा और परिमाण समय के साथ नहीं बदल। इज दैट क्लियर? पक्का? तो ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। इसमें बहुत सारे प्रश्न है, आप इसको बनाइए। और अगला चैप्टर, हाँ सर, टोटल क्वेश्चन 224 को सवाल, जितना थ्योरी नहीं है सर उससे ज्यादा सवाल है। आप इसको बनाइए और कोशिश करेंगे फिर सर हम